नमस्कार। हाँ आज हम एक दिलचस्प स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सामग्री महिला मनोविज्ञान से जुड़े कुछ कथित छुपे हुए रहस्यों पर रोशनी डालने का दावा करती है और विश्लेषण का ये भी कहना है कि इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझना आकर्षण को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। हाँ मतलब ये कि कैसे साइकोलॉजी और अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं, इस पर ये स्रोत बात करता है। सही। तो ये जानकारी एक खास विश्लेषण से आई है। हाँ। और इसका मकसद बताया गया है। हाँ। विशेष रूप से पुरुषों को महिलाओं के व्यवहार और उनकी सोच के पीछे के कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने में मदद करना। अच्छा। तो आज हमारा काम है कि स्रोत में जो भी विचार हैं, जो दावे हैं, उनको आपके सामने रखें निष्पक्ष रूप से। हाँ, उनकी परतें खोल कर देखें कि असल में कहा क्या जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या कुछ है। शुरू करते हैं। तो स्रोत का जो पहला मुख्य बिंदु है वो ध्यान यानी तवज्जो के इर्द गिर्द घूमता है। अटेंशन। हाँ, अटेंशन। सामग्री के मुताबिक ध्यान महिलाओं के लिए एक तरह के भावनात्मक ईंधन जैसा है। फ्यूल। उन्हें ये महसूस करने की इच्छा होती है कि उन्हें देखा जा रहा है, उनकी मौजूदगी महसूस की जा रही है और उन्हें समझा जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात गौर करने वाली है, मतलब जो दिलचस्प है, वो ये कि स्रोत किसी भी तरह के ध्यान की बात नहीं कर रहा। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस लगातार मैसेजेस भेजते रहना या हर समय उपलब्ध रहना। विश्लेषण इस बात पे जोर देता है कि जिसे अंग्रेजी में चीप अटेंशन कहा गया है। हाँ, सस्ता ध्यान। बिल्कुल, सस्ता या आसानी से मिलने वाला ध्यान, उसे महिलाएं महत्व नहीं देती, ऐसा स्रोत का कहना है। तो फिर कैसा ध्यान? बल्कि स्रोत का तर्क है कि ध्यान खास होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए और सबसे जरूरी सच्चा या वास्तविक होना चाहिए। सच्चा। हाँ, मतलब क्वालिटी यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा अहम है। अच्छा, तो ये सिर्फ ध्यान देने की बात नहीं है, बल्कि कैसे ध्यान दिया जाए इस पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। स्रोत इसके पीछे का तर्क क्या देता है? मतलब ये सीमित और सच्चा ध्यान क्यों ज्यादा प्रभावी बताया गया? स्रोत का तर्क ये है कि जब ध्यान हमेशा उपलब्ध नहीं होता, बल्कि कभी-कभी और अप्रत्याशित रूप से मिलता है, तो ये सामने वाले व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। सोचने पर? कैसे? ये एक तरह की मानसिक जगह बनाता है जहाँ दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। स्रोत एक उदाहरण भी देता है। हाँ। कि अगर कोई रोज संदेश भेजता है और फिर एक दिन नहीं भेजता, तो महिला सोच सकती है, अरे आज क्या हुआ, सब ठीक तो है, उसने संदेश क्यों नहीं भेजा? अच्छा, तो ये अनिश्चितता या कहें कि एक तरह का पैटर्न ब्रेक? हाँ, पैटर्न ब्रेक। ये सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। स्रोत इसे ही साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन यानी मनोवैज्ञानिक आकर्षण की शुरुआत मानता है। विचार ये है कि जब किसी को पता नहीं होता कि ध्यान कब और कितना मिलेगा, हाँ, तो वो उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। ये अनिश्चितता, ये जानने की उत्सुकता कि अगला कदम क्या होगा, यही कथित तौर पर आकर्षण को गहरा करती है। तो ध्यान की कमी नहीं, कमी नहीं, बल्कि ध्यान की अप्रत्याशितता यहाँ मुख्य है स्रोत के अनुसार। सही पकड़ा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये दिलचस्प है। मतलब ध्यान की मात्रा से ज्यादा उसकी टाइमिंग और उसकी क्वालिटी मायने रखती है इस विश्लेषण के हिसाब से। हाँ, ये एक तरह से कम ज्यादा है वाली बात हो गई। कुछ हद तक कह सकते हैं। हाँ। स्रोत के नजरिए से देखें तो हाँ, ध्यान की सीमित उपलब्धता या उसका अप्रत्याशित होना आकर्षण को इसलिए बढ़ा सकता है क्योंकि ये उस व्यक्ति को दूसरे के दिमाग में सक्रिय रखता है। हाँ, व्यक्ति ये समझने की कोशिश करता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, उनके इरादे क्या हैं, और ये सोचने की प्रक्रिया ही उन्हें मानसिक रूप से व्यस्त और शायद आकर्षित रखती है। ये एक तरह से मानवीय जिज्ञासा को जगाने जैसा है। ठीक है, ये तो हुआ ध्यान का मनोविज्ञान जैसा स्रोत बताता है। पहला पॉइंट। हाँ, अब अगर हम आगे बढ़ें तो स्रोत एक दूसरे शायद थोड़े और जटिल दावे पर आता है। अच्छा। और वो है भावनात्मक उतार चढ़ाव का आकर्षण। यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। हाँ, ये इमोशनल रोलर कोस्टर वाली बात। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनाओं से अधिक संचालित होती हैं। हाँ, और इसी आधार पर विश्लेषण आगे बढ़ता है। स्रोत का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा एक ही तरह की भावना दिखाता है, जैसे मान लीजिए हमेशा खुशमिजाज या हमेशा गंभीर, तो ये रिश्ता या बातचीत काफी अनुमानित, प्रिडिक्टेबल और शायद उबाऊ हो सकती है। बोरिंग। हाँ। एक रास्ता या प्रिडिक्टेबिलिटी स्रोत के अनुसार आकर्षण को कम कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक भावनाएं दिखानी चाहिए। नहीं, वो मतलब नहीं है। बल्कि भावनाओं में विविधता होनी चाहिए। सही पकड़ा।
स्रोत इसे इमोशनल वेरिएशन या भावनात्मक भिन्नता कहता है। अच्छा, इमोशनल वेरिएशन। हाँ, इसका सुझाव है कि व्यवहार में विविधता हो। कभी आप थोड़े रहस्यमयी या गंभीर लगे, कभी बहुत देखभाल करने वाले या मजेदार। ये एक तरह से इंसान के अलग-अलग रंगों को सामने लाता है। स्रोत का मानना है कि ये दिखाता है कि व्यक्ति एक सपाट चरित्र नहीं, बल्कि एक बहुआयामी इंसान है जिसके कई पहलू हैं। और इस भावनात्मक उतार चढ़ाव का कथित प्रभाव क्या बताया गया है? क्या ये सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए है? नहीं, उससे ज्यादा। या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है स्रोत के मुताबिक? स्रोत का दावा इससे आगे जाता है। उसका कहना है कि ये भावनात्मक भिन्नता दिमाग में एक तरह का केमिकल अट्रैक्शन, रासायनिक आकर्षण पैदा कर सकती है। जब कोई व्यक्ति अप्रत्याशित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देता है, तो ये सामने वाले को लगातार सोचने पर मजबूर करता है। ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? इसके मन में क्या चल रहा है? ये मुझे इतना क्यों प्रभावित कर रहा है? अच्छा, मतलब ये सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। ये लगातार बदलते भावनात्मक संकेत एक तरह की मानसिक उत्तेजना पैदा करते हैं। केमिकल अट्रैक्शन, ये शब्द सुनने में काफी तीव्र लगता है तो लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया भावनात्मक खेल जैसा लगे? क्या ये वास्तविक संबंध बनाने की जगह एक तरह की भावनात्मक निर्भरता पैदा कर सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया, और बिल्कुल सही है। हाँ। स्रोत इसे आकर्षण बढ़ाने वाले एक तत्व के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी व्याख्या कई तरह से हो सकती है। सही है। क्या ये सच में व्यक्ति के गहरे पहलुओं को दिखा रहा है, या ये सिर्फ ध्यान खींचने और दूसरे को भावनात्मक रूप से उलझाए रखने की एक तकनीक है? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत खुद इस पर कोई नैतिक फैसला नहीं देता, लेकिन ये सोचने पे मजबूर करता है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर का इस्तेमाल किस इरादे से किया जा रहा है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या ये स्वस्थ आकर्षण है या भावनात्मक हेरफेर की ओर एक कदम? ये पाठक या श्रोता को खुद तय करना होगा। ये वाकई एक बारीक रेखा है, मतलब कहाँ पर ये दिलचस्प है और कहाँ ये मैनिपुलेटिव हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ध्यान की अप्रत्याशितता और भावनात्मक विविधता के बाद स्रोत अपने तीसरे और उसके अनुसार सबसे गहरे कथित रहस्य पे आता है। सबसे गहरा? हाँ। अच्छा। और वो है रहस्य की अपनी शक्ति। मिस्ट्री अपने आप में एक आकर्षण का स्रोत है। बिल्कुल। रहस्य, यहाँ विश्लेषण का तर्क ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ, अपनी हर सोच, हर भावना, अपनी जीवन की हर योजना तुरंत और पूरी तरह से खोल कर रख देता है। हाँ, मतलब पूरी खुली किताब बन जाता है। हाँ, खुली किताब। तो उसके आसपास का जो एक कथित जादू या रहस्य का आवरण होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। जब सब कुछ पता हो तो जानने की उत्सुकता कम हो सकती है। एक पूरी तरह से खुली किताब शायद उतनी दिलचस्प न लगे जितनी वो किताब जिसके कुछ पन्ने अभी खुलने बाकी हों। तो स्रोत का सुझाव है कि पूरी पारदर्शिता हमेशा फायदेमंद नहीं होती। कम से कम आकर्षण के मामले में तो नहीं, ऐसा स्रोत कहता है। थोड़ा रहस्य बनाए रखना, कुछ बातें अनकही छोड़ देना बेहतर है। हाँ, स्रोत का दावा यही है। उसका कहना है कि थोड़ा रहस्य बनाए रखने से, अपनी पूरी कहानी एक बार में न बताने से, सामने वाले की कल्पना सक्रिय होती है। उन्हें उन खाली जगहों को भरने का मौका मिलता है। अच्छा, मतलब वो खुद सोचने लगते हैं। हाँ, वे खुद उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो ऐसा क्यों सोचता होगा, उसकी कहानी का ये हिस्सा क्या है। ये सोचने की प्रक्रिया उन्हें मानसिक रूप से उस व्यक्ति से जोड़े रखती है। और स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाता है ना? हाँ, ले जाता है। से सिर्फ जिज्ञासा नहीं कहता। सही कहा। स्रोत इसके लिए एक काफी मजबूत शब्द का इस्तेमाल करता है, साइकोलॉजिकल एडिक्शन। साइकोलॉजिकल एडिक्शन, मनोवैज्ञानिक लत। हाँ, मनोवैज्ञानिक लत। स्रोत के अनुसार जितना कोई व्यक्ति शांत रहता है, अपने पत्ते छुपा के रखता है, उतना ही दूसरे व्यक्ति की जिज्ञासा और उसे पूरी तरह से जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। अच्छा। ये एक पहेली की तरह बन जाता है जिसे सुलझाने में उनकी रुचि बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि वे इस व्यक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, और यही अधूरी समझ उन्हें बार बार उस व्यक्ति की ओर खींचती है। साइकोलॉजिकल एडिक्शन, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक भी लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा इंटेंस है। क्या स्रोत ये समझाता है कि ये एडिक्शन कैसे काम करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाता, लेकिन इशारा ये है कि ये मानव स्वभाव से जुड़ा है। अच्छा। हम अक्सर उन चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती,
या जो थोड़ी पहुंच से बाहर लगती हैं। हाँ, ये बात तो है। जब कोई व्यक्ति रहस्यमयी लगता है तो हमारा दिमाग लगातार उसके बारे में अनुमान लगाता रहता है, उसे समझने की कोशिश करता रहता है। ये निरंतर मानसिक व्यस्तता ही शायद उस लत जैसी भावना को जन्म देती है जिसका जिक्र श्रोत करता है। जैसे कोई अधूरा गाना दिमाग में अटक जाए। बिल्कुल सही उदाहरण, और आप उसे पूरा सुनना चाहें, वैसा ही कुछ। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को एक साथ देखें, सीमित लेकिन सच्चा ध्यान, हाँ, भावनाओं में उतार चढ़ाव, और रहस्य बनाए रखना, तो स्रोत का कुल मिला के संदेश क्या बनता है? ये सब मिलकर आकर्षण को कैसे प्रभावित करते हैं इस विश्लेषण के अनुसार? संक्षेप में स्रोत ये कह रहा है कि आकर्षण केवल बाहरी रूप रंग या सामान्य बातचीत से पैदा नहीं होता, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करता है। पहला बिंदु ध्यान कहता है कि आपकी उपस्थिति और ध्यान देने का तरीका महत्वपूर्ण है। कम लेकिन गुणवत्तापूर्ण और अप्रत्याशित ध्यान ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ठीक है। दूसरा बिंदु भावनात्मक विविधता कहता है कि अपनी भावनाओं की पूरी रेंज दिखाना, न कि केवल एक सपाट व्यक्तित्व, आपको अधिक दिलचस्प और अप्रत्याशित बना सकता है। ओके। और तीसरा बिंदु रहस्य कहता है कि सब कुछ तुरंत प्रकट ना करना, थोड़ी दूरी बनाए रखना, दूसरे की कल्पना और जिज्ञासा को जगाए रख सकता है, जिससे आकर्षण बना रहता है या बढ़ता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बनाते हैं जहां दूसरा व्यक्ति आपके बारे में ज्यादा सोचता है, आपको समझने की कोशिश करता है। हाँ। और इस प्रक्रिया में कथित तौर पर ज्यादा आकर्षित महसूस करता है। ये सब सुनने में एक रणनीति जैसा लगता है, एक प्लान। हाँ, लग सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमने पहले भी इशारा किया था, इन तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? क्या कोई चेतावनी है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर बात करें। स्रोत सामग्री खुद इस बात पर जोर देती है कि इन तथाकथित रहस्यों या मनोवैज्ञानिक समझ का उपयोग सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। सम्मान के साथ? हाँ। ये एक चेतावनी की तरह है जो विश्लेषण के अंत में आती है। अच्छा। सिर्फ आकर्षण पैदा करने के लिए किसी की भावनाओं से खेलना, जानबूझकर उन्हें भ्रमित करना या उन्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर करना स्रोत के अनुसार भी सही नहीं है। तो अंतिम विचार ये है कि समझ का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। बिल्कुल। स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि सच्चा और स्थायी आकर्षण वो है जिसमें सामने वाले व्यक्ति की इज्जत का पूरा सम्मान शामिल हो। इन मनोवैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल किसी को नियंत्रित करने, चोट पहुंचाने या उनका फायदा उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सही बात है। शायद स्रोत का इशारा ये है कि इन सिद्धांतों को समझकर आप रिश्तों में एक सकारात्मक और दिलचस्प गतिशीलता बनाए रख सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब ये आपसी सम्मान और ईमानदारी के दायरे में हो। बिना सम्मान के ये महज चालाकी बनकर रह जाएगा, आकर्षण नहीं। बहुत अहम बात कही आपने। तो आज हमने महिला मनोविज्ञान पर केंद्रित इस विशेष स्रोत सामग्री के कुछ प्रमुख दावों और तर्कों पर एक गहरी नजर डाली। हाँ, काफी परतें खोली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानवीय संबंधों और आकर्षण के खेल में मनोविज्ञान कितनी जटिल भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और इस तरह के विश्लेषण इन जटिलताओं को कितना पकड़ पाते हैं या कितना सरलीकृत करते हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है और आगे सोचने के लिए एक बिंदु ये छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि ये स्रोत आकर्षण के कुछ दिलचस्प और शायद विवादास्पद मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर रोशनी डालता है, लेकिन क्या ये विचार सार्वभौमिक है? यूनिवर्सल। हाँ, क्या ये सभी महिलाओं पर या सभी तरह के मानवीय संबंधों पर समान रूप से लागू होते हैं, या ये केवल एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिसका मूल्यांकन हमें बहुत सावधानी से और अपने विवेक से करना चाहिए? सही। क्या ये तकनीकें वाकई गहरे और सार्थक संबंध बनाने में मदद करती हैं, या ये केवल शुरुआती शायद सतही आकर्षण पैदा करने के तरीके हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे श्रोता इस चर्चा के बाद जरूर विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।